So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पिछले क्लासेस में हम लोग अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर से, उसको समझा था। आज की क्लास में हम उसके यूजेस देखेंगे और साथ ही साथ उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको भी समझेंगे। तो आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर जरूर बना कर रखें। जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाए रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था और ये 6 के 6 केसेस हमने देखे थे। ठीक है, इनका किरण आरेख किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हम इन्हें याद करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमने इन्हें देखा था। आज की क्लास में हेडिंग पुटअप करेंगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना। चलिए, अवतल दर्पण के उपयोग में हम सबसे पहले बात करेंगे देखिए, हम अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन के अग्रदीपों में। अग्रदीप मतलब हेडलाइट जिसे हम कहते हैं। गाड़ियों के आगे हेडलाइट होती है ना, जिससे आपको रात के टाइम पर आगे का रास्ता दिखता है। दीपों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से हेडिंग डाल लें, ये तो जरूर याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वाहन के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर ये पूछा गया है अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, तो याद रखना है। अब जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर बात करें ऐसा क्यों करते हैं हम, चलिए देखो, ये वाला केस देखो बच्चों, ये वाला केस, ये वाला केस है ना, इसमें क्या हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए फोकस वाला केस देख लीजिए, ये वाला केस। ठीक है, होता क्या है, हम क्या करते हैं, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, जरा समझेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा हेडलाइट है, ठीक है, गाड़ी हमारी ये है और ये हेडलाइट है। तो हेडलाइट में क्या करते हैं, हम लोग एक बल्ब लगाते हैं। बल्ब को हम कहाँ पर लगाते हैं, फोकस पे लगा देते हैं। आप जानते हैं ये दर्पण का फोकस होगा यहाँ पर कहीं, वहां पर हम बल्ब को लगा देते हैं। अब होता क्या है, फोकस से जो बल्ब से जो लाइट जाती है वो दर्पण पर कुछ ऐसे जाती है, कुछ ऐसे जाती है। और आप जानते हैं फोकस से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, दर्पण के क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। तो आपको ऐसे करके परावर्तित किरण मिलेगी। तो आप देख रहे हैं सारी परावर्तित किरण आपको क्या मिल रही है, एक ही दिशा में मिल रही है। ये आपको जो है एक ही डायरेक्शन में लाइट जो है पड़ती हुई मिलती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी अवतल दर्पण है उसको हम सर्च लाइट टॉर्च के वाहन के अग्रदीपों के रूप में यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, सेकंड पॉइंट लिखेंगे शेविंग दर्पणों में, शेविंग मिरर्स होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उनमें
दंत विशेषज्ञों द्वारा, दंत विशेषज्ञ किसको बोलते हैं? डेंटिस्ट को। आपके दांत का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट अगर बात करें तो सौर भट्टियों में भी क्या है, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 इसके यूज आपको याद रखने हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, इस साल भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे याद रखें। अवतल दर्पण के 4 उपयोग कौन कौन से हैं? टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन के अग्रदीपों में, हेडलाइट में, शेविंग दर्पणों के रूप में, दंत विशेषज्ञ डेंटिस्ट द्वारा, सौर भट्टियों में। लिख दिया? लिख दिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जल्दी से इसे भी कवर करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे। जो कि है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले समझते हैं इसमें किरण आरेख, रे डायग्राम, जैसा हमने कहा समझा था, जैसा हमने अवतल दर्पण के केस में समझा था। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे, आपके सामने मैं एक दर्पण बना देता हूं। ये रहा दर्पण, और क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसको इस तरीके से बनाएंगे और इसके ऊपर पॉलिश ऐसे की जाएगी। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है ना? उत्तल दर्पण के हम बाहर वाली साइड जो है पॉलिश नहीं करते। अब इसका एक मुख्य अक्ष भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना, एक मुख्य अक्ष भी होगा इसका। तो ये इसका मुख्य अक्ष है। और हम ये जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है इसके जो सभी बिंदु हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र हो गया और फोकस हो गया, ये कहाँ स्थित होते हैं? दर्पण के पीछे। ये क्या हो जाएगा? इसका ध्रुव। ये क्या हो जाएगा? इसका वक्रता केंद्र। और यहाँ कहीं पर हो जाएगा इसका फोकस। ठीक है। अब ध्यान से मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किरण इस तरीके से, अगर कोई किरण, यहाँ पर हम 4 के लिए बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ गई इस दर्पण पर, ठीक है, तो क्या होगा? वो इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी, इस तरीके से। तो हमें क्या लगेगा, जब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे बच्चों, जब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा ये फोकस पर जाकर मिल रही है। ये कहां पर जाकर मिल रही है? फोकस पर जाकर। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा यहां पर? पहला नियम ये हो गया, लिख लें इसे। पहला नियम
उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होती। ठीक है, गुजर थोड़ा ना रही है, गुजर तो ऐसे चली गई, यहां से टकरा के सीधा ऐसे चली गई, लेकिन जब हमने इसे देखा यहां से फोकस से तो ऐसे लग रहा था कि ये यहीं से निकल रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। चलिए सेकंड नियम देखें, दूसरा नियम देखें, ये नियम आपको पता होने चाहिए। दूसरा नियम देखें इसमें, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित हो जाए, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित हो कि ऐसा लगे कि वो कहां की तरफ जा रही है, वो जा रही है वक्रता केंद्र की तरफ। ऐसे इधर को जा रही है, ये जा रही है वक्रता केंद्र को सी को, इधर जा रही है सपोज। ठीक है, तो कभी ऐसा लगे कि ये जो किरण है ये कहां जा रही है, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात इसका क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये इसी रास्ते वापस लौट जाती है, ये इसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी ऐसे। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम ये लिखेंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, की ओर निर्देशित किरण कॉमा परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। मतलब जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते लौट जाएगी। कौन सी किरण, जो सी की तरफ जा रही होगी। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस किरण की बात करूं, अगर सपोज आपसे बोलूं कि कोई ऐसी किरण है जो कि ऐसे जा रही है, तो आप इसका रास्ता देखो। सपोज इसका रास्ता जो है वो सीधा सीधा कहां जा रहा है, सी को जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, परावर्तन के पश्चात इसके साथ क्या होगा, ये देखिए कोई किरण जो है कहां जा रही है, सीधा सी की तरफ है, सी की ओर निर्देशित है। तो हमने क्या नियम पढ़ा कि जब इसका परावर्तन होगा इस दर्पण से, तो ये क्या होगी, ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगी ऐसे। ठीक है, ये नियम है, इसको समझें। समझ के लिख लिया, चलिए जल्दी लिखेंगे। अब उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, अगर कोई किरण सपोज इस तरीके से निर्देशित हो कि वो फोकस पर जा रही हो, ऐसे कहां जा रही हो, फोकस पर। देखो अगर मैं इसका रास्ता देखूं तो कहां जा रहा है, फोकस पर। तो ये किरण कहां जा रही है, फोकस पर। तो कोई किरण इस तरीके से निर्देशित हो कि वो फोकस की ओर जा रही हो, तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए हमारे पास नियम कहता है कि परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। समझ रहे हैं,
परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो। सपोज ऐसा हो रहा है, सपोज ऐसा हो कि एक किरण यहाँ से आपतित हो, ठीक है, और आपने देखा कि ये कहाँ की तरफ जा रही है, ये जा रही है फोकस की तरफ। तो आपको क्या रूल पता है, आपको ये रूल पता है कि जब कभी ऐसा हो तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखें कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो नियम ध्यान रखें, जो भी नियम मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, इनको जरूर ध्यान रखें। तो क्या नियम बना यहाँ पर, तीसरा नियम ये बना, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। नोट डाउन करेंगे इसे। जल्दी नोट डाउन करें। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण, मुख्य फोकस मतलब एफ की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात ध्यान रखें, सी के अगर सी की ओर निर्देशित होगी तो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, एफ की ओर निर्देशित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और पहला केस मैंने क्या बताया था, अगर वो समांतर जा रही होगी तो ऐसा लगेगा कि एफ से निकल रही। चलिए चौथे नियम के ऊपर आते हैं। चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण इस तरीके से आपतित हो इस उत्तल दर्पण के ऊपर कि वो पी पर गिरे, कहां पर गिरे, पी पर गिरे, ठीक है, तो ये किरण जो परावर्तन के नियम है उनका पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। मतलब ये जो कोण है आई, ये इस आर के बराबर हो। तो जितने एंगल पर ये मुख्य अक्ष के सामने गिरी है, ठीक है, जितना एंगल ये मुख्य अक्ष के साथ बनाकर गिरी है उतने ही कोण से ये परावर्तित भी हो जाती है मुख्य अक्ष के साथ। तो इसमें लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो सिमिलर है, आपको एक बार बात बता देता हूं, हमने जो अवतल दर्पण में केस पढ़ा था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये देखिए, तो ये बाकी तीनों केस तो दोनों में अलग अलग है, बट ये अगर मैं फोर्थ केस की बात करूं, ये वाले केस की बात करूं, तो अवतल दर्पण में भी सेम काम हो रहा है। ये आपतित किरण है और उतना ये परावर्तित किरण है ना, परावर्तन के नियमों का पालन करके जा रही है। ऐसा ही यहाँ भी होगा, ऐसा ही जो है यहाँ पर भी होगा। तो लास्ट वाला नियम जो है दोनों के लिए सेम है, ये बात अच्छी है, ये बात आपको समझनी है कि लास्ट वाला नियम जो चाहे अवतल दर्पण ले लो चाहे उत्तल दर्पण ले लो, दोनों के लिए सेम है। बाकी के जो तीन नियम है वो स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक साथ नहीं बता करके अलग अलग बताए। तो लिखेंगे बिंदु P, जिसको क्या कहते हैं भाई, ध्रुव कहते हैं दर्पण का, की ओर, बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में निर्देशित किरण,
या फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आपतित किरण। निर्देशित कब बोलेंगे? जब वो उस पर गिर नहीं रहे, जैसे फोकस पर गिर नहीं रही थी ना, तो रास्ता उसका उसकी तरफ था, तो ये निर्देशित हो गया। ये तो पी पर सीधे जा करके मिल रही है, तो इसको आपतित बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण, तिर्यक दिशा में आपतित किरण। तिर्यक दिशा में ही परावर्तन के नियम से परावर्तित हो जाती है। मतलब परावर्तन का नियम क्या कहता है? ये जो आई कोण होगा ये आर के बराबर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। तो ये पांचों आपके जो है चारों नियम जो है किरण आरेख है। किरण आरेख एक बार आप समझ गए तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है किस तरीके से बनता है वो आप इजीली समझ जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे और एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। एक बार जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे। चलिए चलिए आप मुझे बताइए, 3 बिंदु है पी एफ सी, है ना, दिख रहे होंगे आपको। तो अगर किरण इस तरीके से आई, चारों केसेस को हम एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आपतित किरण ऐसे हो जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ये लाइन को मिलाएंगे तो कहाँ मिलनी चाहिए? फोकस पर मिलनी चाहिए। पहला नियम ये था। ठीक है, पहला नियम ये था, अगर मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण होगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई कि वो सी की ओर जा रही है, हमको ऐसा लग रहा है वो सी की ओर जा रही है, उसका रास्ता क्या है? सी है, तो जैसे वो दर्पण से टकराएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। उसी रास्ते क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है? सपोज कोई प्रकाश किरण है, अब मैं नीचे बनाता हूँ, जो कि एफ की तरफ जा रही है। अगर हम उसका रास्ता देखें तो कहाँ की तरफ जा रहा है? एफ की तरफ। तो हमें ये बोला गया कि जैसे वो दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और लास्ट नियम में ये बोला कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से गिरती है कि वो पी पर गिरे तो जितना कोण बना करके वो मुख्य अक्ष के साथ पी पर गिरी उतना ही कोण बना करके वो निकल भी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये नियम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नियम याद रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर पाएंगे किसके ऊपर? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में ज़रूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।